हाय एवरीवन। आज से हम लोगों का एफएसओ यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर मध्य प्रदेश में जो आगामी परीक्षा होनी है, ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया है, आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। तो उसके लिए हमारी जो है पार्ट बी की रेगुलर क्लासेस जो है आज से स्टार्ट हो रही है। तो जो भी बच्चे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो वो अगर हमारी क्लास अच्छी लगे तो उसे सब्सक्राइब कर लेना और रेगुलर आपको डेली टॉपिक उपलब्ध हो जाएंगे। बात करें हमारा पार्ट बी, तो हमारा पार्ट बी जो है उसके अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमको पढ़ना क्या है। तो जो पार्ट बी है फूड सेफ्टी ऑफिसर का, ठीक है, उसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो हमको पढ़ना है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या पढ़ना है हमको? फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, यानी कि खाद्य विज्ञान और तकनीकी। ठीक है, हमारा जो पार्ट भी है उसका नाम क्या है? खाद्य विज्ञान और तकनीकी। और जिसके अंतर्गत हम यूनिट वाइज, हमको 10 यूनिट दी हुई है, आप लोगों ने सिलेबस डाउनलोड कर ही लिया होगा। तो जो यूनिट 1 है, ठीक है, अगर बात करें फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट बी की जो यूनिट 1 है, और यूनिट 1 हमारा कहती है कि इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस हमको क्या पढ़ना है? पार्ट बी जो है हमारा, ठीक है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस। ठीक है, हमको ये पढ़ना है, यानी कि जो फूड साइंस है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमको देखना है। और उसके अंतर्गत हमारा जो पहला टॉपिक है, ठीक है, यूनिट 1 का पहला टॉपिक है क्या है? भोजन और उसके संरक्षण का इतिहास, यानी कि हिस्ट्री ऑफ। ठीक है, अगर बात करें किसकी हिस्ट्री हमको देखना है? फूड एंड इट्स प्रिजर्वेशन। ठीक है, भोजन और उसके संरक्षण की मेनली, ठीक है, इतिहास हमको देखना है कि किस तरीके से हम संरक्षण करते हैं। तो अगर बात करें, ये तो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा जो टॉपिक है क्या है? फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि खाद्य विज्ञान क्या है, फिर फूड टेक्नोलॉजी क्या होता है, खाद्य क्या होते हैं, और फिर स्टार्ट करते हैं भोजन। ठीक है, भोजन का इतिहास, और उसके बाद पढ़ेंगे संरक्षण का इतिहास। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं खाद्य विज्ञान आखिर होता क्या है, फूड विज्ञान क्या होता है। ठीक है, फूड साइंस आखिर क्या है? तो फूड साइंस विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम कई अन्य शाखाओं का, ठीक है, यूज करते हैं, जैसे कि जीव विज्ञान, ठीक है, भौतिकी विज्ञान और अभियांत्रिकी। ठीक है, तो फूड साइंस विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? विज्ञान की जो अन्य शाखाएं हैं उनका प्रयोग करते हैं। आप कैसे करते हैं? तो आप देख लीजिए कि फूड विज्ञान जो है, यानी कि खाद्य विज्ञान, विज्ञान की एक ऐसा मतलब ब्रांचेस है, शाखा है, जिसमें हम भोजन ले रहे हैं, खाद्य से संबंधित विज्ञान है, तो उसमें भोजन की प्रकृति, ठीक है, जो हमारा भोजन है वो किन कारणों से खराब हो रहा है, ठीक है, तो उसमें होने वाली विकृति के कारण। इसके साथ साथ बात करें तो खाद्य का प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग हम किन, उसके क्या सिद्धांत हैं? ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग के सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए हम क्या करते हैं? हम जीव विज्ञान, हम भौतिकी विज्ञान, ठीक है, यानी कि फिजिक्स, और बात करें जीव विज्ञान, ठीक है, साथ ही साथ अभियांत्रिकी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो फूड साइंस क्या है, यानी कि खाद्य विज्ञान क्या है? खाद्य विज्ञान विज्ञान की वह शाखा या विषय है जिसमें हम भोजन की प्रकृति, उसमें होने वाली विकृति के कारणों को निर्धारित करने वाले, साथ ही खाद्य प्रसंस्करण के लिए जो सिद्धांत होते हैं, ठीक है, उन सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अभियांत्रिकी का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो खाद्य विज्ञान क्या है, फूड साइंस क्या है, एक बार और आपको मैं समझा देती हूँ, आपको याद हो जाएगा। तो फूड विज्ञान, ठीक है, यानी खाद्य विज्ञान या फूड साइंस विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम भोजन की प्रकृति, ठीक है, भोजन की प्रकृति यानी भोजन कैसा है, उसकी विकृति यानी भोजन में होने वाली जो विकृति है उसके कारण, ठीक है, विकृति किन कारणों से उत्पन्न हो रही है, साथ ही साथ खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग के सिद्धांतों को, ठीक है, के सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए, ठीक है, अन्य विज्ञान की शाखाओं का उपयोग करते हैं, जैसे कि जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, फिजिक्स और अभियांत्रिकी। ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं और आपको याद हो गया होगा, आप मेरे साथ साथ दोहराते जाएं कि फूड साइंस विज्ञान की वह शाखा या वह विषय है जिसमें हम, ठीक है, जो हमारा भोजन है यानी खाद्य है उसकी प्रकृति, ठीक है, कौमा, उसमें होने वाली विकृति के कारण, विकृति किन कारणों से हो रही है, कौमा, खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, उसके सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए, ठीक है, उसके सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अभियांत्रिकी का उपयोग करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? खाद्य विज्ञान के नाम से जानते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि खाद्य प्रौद्योगिकी का है क्या है, क्योंकि हमारा जो पार्ट भी है वो क्या है, अगर बात करें फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमने फूड साइंस देख लिया कि फूड साइंस क्या होता है, अब हम देखेंगे फूड टेक्नोलॉजी क्या होता है, यानी खाद्य प्रौद्योगिकी क्या होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा कि हमको पढ़ना क्या है, हमारा जो टॉपिक है उसका अर्थ, हमारा जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस जो पेपर है उसका मीनिंग क्या है, तब तक अंदर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो अब देख लेते हैं कि फूड टेक्नोलॉजी क्या होता है और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे
करेंगे भोजन से, ठीक है। हमारा जो यूनिट 1 का पहला टॉपिक है क्या, भोजन और उसके संरक्षण का इतिहास, यानी हिस्ट्री ऑफ, ठीक है, किसकी हिस्ट्री, फूड एंड इट्स प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो देख लेते हैं खाद्य प्रौद्योगिकी क्या है, यानी फूड टेक्नोलॉजी क्या है। तो फूड टेक्नोलॉजी की बात करें तो फूड टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम जो भोजन है, ठीक है, जिसको हमको हमारे लिए जो क्या है उपयुक्त है, पौष्टिक तत्व युक्त है, इस भोजन का चयन करते हैं, फिर उसको हम परिरक्षण करते हैं, भविष्य में उपयोग के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, उसका प्रसंस्करण करते हैं, उसकी पैकेजिंग करते हैं, फिर उसको हमको बेचना होता है मार्केट में, तो उसका हम वितरण करते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और सुरक्षित पोषक और पौष्टिक आहार का अनुप्रयोग ही क्या कहलाता है, फूड टेक्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं अभी सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फूड टेक्नोलॉजी क्या है, फूड टेक्नोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं, भोजन का सिलेक्शन करते हैं, भोजन को चयन करते हैं, जो भोजन हमारे स्वास्थ्य हेतु हितकर होता है, भोजन का चयन करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, भविष्य के लिए संरक्षित रखते हैं, यानी कि उसका परिरक्षण करते हैं, ठीक है, प्रिजर्वेशन करते हैं, ठीक है, परिरक्षण करते हैं, फिर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, क्या करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग, सबसे पहले हमने क्या करा, फूड को सिलेक्ट करा, फिर उसका परिरक्षण करा, थर्ड नंबर पे उसकी प्रोसेसिंग करी, फोर्थ नंबर पे उसकी पैकिंग करी यानी पैकेजिंग करा, एंड फिफ्थ नंबर पे हमने क्या करा, उसका वितरण कर दिया, क्या करा, उसका वितरण, ठीक है, वितरण हो गया, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, हमने उसका चयन करा, चयन करने के बाद उसका परिरक्षण करा, ठीक है, सेकंड थर्ड हमने क्या करा, उसका प्रसंस्करण करा, फोर्थ पे हमने उसका क्या करा, उसकी पैकेजिंग करी, फिफ्थ नंबर पे हमने क्या कर दिया, वितरण कर दिया। इसके साथ भी अभी खत्म नहीं हुई क्रिया, वितरण के साथ और क्या करते हैं, सुरक्षित पोषक और पौष्टिक आहार का अनुप्रयोग ही, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी कहलाता है, ठीक है। वितरण करने के बाद हम उसको यूज भी तो करेंगे, ठीक है, जो कंज्यूमर है वो उस खाद्य पदार्थ को क्या लेगा, उसको यूज भी तो करेगा। तो ये जो सब है उसे हम क्या बोलते हैं, फूड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। तो फूड टेक्नोलॉजी क्या है, फूड टेक्नोलॉजी अगर बात करें, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम खाद्य पदार्थ को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, विज्ञान की ही एक शाखा है, इसमें हम खाद्य पदार्थ को सिलेक्ट करते हैं, चयन करते हैं, उसका परिरक्षण करते हैं, उसका अगर बात करें प्रसंस्करण करते हैं, थर्ड पॉइंट, प्रसंस्करण के बाद हम क्या करते हैं, उसका पैकेजिंग करते हैं, ठीक है, पैकेजिंग के बाद उसका वितरण करते हैं, और वितरण के बाद जो सुरक्षित पोषक और पौष्टिक जो तत्व है, ठीक है, आहार है, उनका क्या करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, फूड टेक्नोलॉजी कहलाता है। उम्मीद है आपको दोनों डेफिनेशन याद हो गई होंगी, और अगर याद हो गई हो तो लाइक कर दो और शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हमको अगर बात करें, हमको सिर्फ आज नहीं पढ़ना है, ठीक है, जो बच्चे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उनको रेगुलर सारे टॉपिक जो है कंप्लीट करने हैं, ठीक है। आपको फ्री क्लासेस यहाँ प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर समझ में आए तो, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, हमारा जो सिलेबस था, सिलेबस का हमारा जो नाम, ठीक है, जो पेपर है, पेपर क्या है, अगर बात करें फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो हमने फूड साइंस का मीनिंग देख लिया, टेक्नोलॉजी का मीनिंग देख लिया। अब हम देखते हैं हमारा यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक, ठीक है, कि भोजन और उसके संरक्षण का इतिहास, ठीक है। तो हमारा जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट क्या कहती है, हमारी यूनिट फर्स्ट कहती है कि इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड, ठीक है, क्या कहती है हमारी, यहाँ मैं लिख नहीं रही हूँ, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस, ठीक है, बेसिक फूड साइंस का इंट्रोडक्शन मेनली हमको बताना है, ठीक है। उसके अंतर्गत पहला टॉपिक क्या है, भोजन और उसके संरक्षण का इतिहास। चलिए, तो हमारा पहला टॉपिक लिख लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक क्या है, भोजन और उसके संरक्षण का इतिहास। चलिए, अब देख लेते हैं, हमने देख लिया खाद्य विज्ञान क्या है, खाद्य प्रौद्योगिकी क्या है, अब देख लेते हैं खाद्य पदार्थ यानी फूड क्या होता है, ठीक है, या भोजन। तो खाद्य क्या है, खाद्य वो है जिसे मनुष्य, ठीक है, अपने वृद्धि, अपने विकास, विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए, ठीक है, वो अच्छे से संचालित हो सके, उसके लिए वो उस जिसे वो ग्रहण करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका खाद्य पदार्थ बोलते हैं, ठीक है, या खाद्य बोलते हैं। तो खाद्य या फूड क्या होता है, यह वह पदार्थ है जिसे मनुष्य, ठीक है, प्रकृति से प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है, प्रकृति से प्राप्त करता है, नेचर से ही तो हमको मिलता है, ठीक है, प्रकृति से प्राप्त करता है और अपनी वृद्धि, विकास और पोषण हेतु इसे ग्रहण करता है, ठीक है। तो खाद्य क्या है, अगर बात करें तो खाद्य या फूड वो है जिसे मनुष्य प्रकृति से ग्रहण करता है, मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, नेचर से प्राप्त करता है और किसके लिए ग्रहण करता है, अपने वृद्धि, विकास और पोषण हेतु, न्यूट्रिशन हेतु, ठीक है, पोषण हेतु वो ग्रहण करता है। अब खाद्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल हो सकते हैं, खाद्य के अंतर्गत फल शामिल हो सकते हैं, खाद्य के अंतर्गत सब्जियां शामिल हो सकती हैं, विभिन्न प्रकार के अनाज शामिल हो सकते हैं, ठीक है, पशु उत्पाद शामिल हो सकते हैं, जैसे डेयरी वगैरह है, ठीक है, ये सब शामिल हो सकते हैं। तो हमने क्या देख लिया, खाद्य विज्ञान क्या है,
खाद्य प्रौद्योगिकी क्या है और खाद्य क्या है। अब हम देख लेते हैं। देखिए, एक साइंस की ब्रांच होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रोमोटोलॉजी। क्या बोलते हैं? ब्रोमोटोलॉजी। तो कभी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज ब्रोमोटोलॉजी, ब्रोमोटोलॉजी क्या है, ठीक है, व्हाट इज ब्रोमोटोलॉजी। तो आपको याद रखना है कि जो भोजन है यानी कि जो हमारा फूड है उसकी जो हम स्टडी करते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ फूड इज कॉल्ड ब्रोमोटोलॉजी, ठीक है। तो आप ये नोट कर सकते हो कि व्हाट इज ब्रोमोटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फूड इज कॉल्ड ब्रोमोटोलॉजी, ठीक है। तो हम नोट कर लेते हैं कि ब्रोमोटोलॉजी क्या है, क्योंकि यहाँ पर हम बात करें तो फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं हम। सिर्फ किसके अगर देखें तो हमको क्या पढ़ना है? सिर्फ जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ब्रोमोटोलॉजी नोट कर लेते हैं, व्हाट इज ब्रोमोटोलॉजी, ठीक है, कि ब्रोमोटोलॉजी क्या है। तो ब्रोमोटोलॉजी, ठीक है, ब्रोमोटोलॉजी। तो ब्रोमोटोलॉजी क्या है? इंग्लिश में भी इसको ब्रोमोटोलॉजी ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोमोटोलॉजी। तो व्हाट इज ब्रोमोटोलॉजी? तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ फूड इज कॉल्ड ब्रोमोटोलॉजी। तो क्या है? स्टडी ऑफ फूड, स्टडी ऑफ फूड, ठीक है, स्टडी ऑफ फूड इज कॉल्ड ब्रोमोटोलॉजी, यानी कि खाद्य का अध्ययन, ठीक है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसका स्टडी करना, ठीक है, खाद्य का अध्ययन ही क्या कहलाता है? ब्रोमोटोलॉजी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम भोजन का अध्ययन करते हैं, फूड की स्टडी करते हैं, उसे हम ब्रोमोटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कि टेक्नोलॉजी क्या है, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस क्या है, फूड क्या होता है, ठीक है, और ब्रोमोटोलॉजी क्या होता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो भोजन है उसका इतिहास क्या रहा, ठीक है। जो भोजन है अगर बात करें तो भोजन के रूप में हम क्या ग्रहण करते हैं? हम जो फूड है, ठीक है, हमने देख लिया ब्रोमोटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फूड। लेकिन फूड के रूप में हम ग्रहण क्या करते हैं? तो फूड के रूप में हम क्या ग्रहण करते हैं? अगर बात करें कुछ शाकाहारी पदार्थ ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते हैं? शाकाहार ग्रहण करते हैं। साथ ही साथ हम मांसाहार भी ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो मनुष्य जो है, हम मनुष्य के संदर्भ में देख रहे हैं, मनुष्य क्या ग्रहण करता है? शाकाहार होता है, ठीक है, शाकाहार पर डिपेंड रहता है। इसके अतिरिक्त वो मांसाहार पर भी डिपेंड होता है। किस पर डिपेंड होता है? मांसाहार पर भी डिपेंड होता है। और ये सारे जो फूड हैं, ठीक है, यानी खाद्य पदार्थों से कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। चलिए, तो खाद्य पदार्थों को दो भागों में क्लासिफाई किया गया, शाकाहार और मांसाहार, ठीक है। वही ब्रोमोटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फूड। चलिए देख लेते हैं शाकाहार के अंतर्गत क्या आते हैं। तो शाकाहार के अंतर्गत हम क्या? विभिन्न प्रकार की सब्जियां, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, ठीक है, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, विभिन्न प्रकार के फल, विभिन्न प्रकार के फल, विभिन्न प्रकार के अनाज, विभिन्न प्रकार के अनाज, ठीक है, विभिन्न प्रकार के अनाज, ठीक है, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? शाकाहार कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त मांसाहार क्या होता है? मांसाहार में होते हैं पशु, ठीक है, पशु, पशु का क्या? मांस, पशु का क्या? मांस, पक्षी का मांस, पशु पक्षियों के क्या? मांस, ठीक है, उनसे संबंधित अन्य उत्पाद, ये किस में आते हैं? मांसाहार में आते हैं। जैसे एग है, ठीक है, अंडा है, ठीक है, उसे हम किस में? मांसाहार के अंतर्गत रखते हैं। वहीं अगर बात करें हम दूध, तो दूध भी क्या है? पशु उत्पाद है, लेकिन उसे हम शाकाहार के अंतर्गत रखते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? भोजन होते हैं। अब हम बात करते हैं भोजन का इतिहास, कि प्राचीन समय का अगर हम जाएं, ठीक है, तो भोजन की जो शुरुआत है, ठीक है, मनुष्य जो है, जो प्राचीन मानव हुआ करता था, वो क्या खाता था? अपने भोजन के लिए किन पदार्थों का उपयोग करता था? उसके बाद अगर बात करें, पहले हम क्या थे? हम आज जैसे दिख रहे हैं, आप जैसे हैं, हम ऐसे पहले नहीं थे, ठीक है। तो मनुष्य क्या था? मनुष्य पहले कभी शिकारी प्रवृत्ति का हुआ, उसके बाद वो खाद्य संग्राहक हुआ, शिकारी प्रवृत्ति का था, ठीक है, जो भी उसको दिखता था पशु उसको मारकर और खा जाता था, पशु पक्षियों को मारकर खा जाता था। तो मनुष्य पहले शिकारी प्रकृति का था, खाद्य संग्राहक हुआ, ठीक है, उसके बाद उसने क्या करा? अगर बात करें तो उसके बाद उसने कृषि करना सीखा, ठीक है, पशुओं को पालना सीखा, ठीक है, और धीरे धीरे क्या उसमें विकास होता गया, और आज हम और आप, ठीक है, काफी विकसित मानव देखने को मिलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि भोजन का इतिहास क्या रहा, ठीक है, क्या देखते हैं? भोजन का इतिहास क्या रहा। चलिए
अब देख लेते हैं कि भारतीय भोजन की बात करें, ठीक है, क्योंकि हमको भोजन का इतिहास देखना है, वैली भारत के संदर्भ में देखना है। तो भारतीय भोजन की बात करें तो हमारा जो आज भारतीय भोजन है, ठीक है, वो उसको हम क्या बोल सकते हैं कि जो भारतीय भोजन विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न देशों की संस्कृतियों का, ठीक है, विभिन्न देशों की संस्कृतियों का क्या है, मिश्रण है। विभिन्न जो देश है उनकी संस्कृतियों का उसे मेल जोल या मिश्रण बोल सकते हैं। भारतीय व्यंजन को क्या बोल सकते हैं, विभिन्न संस्कृतियों का, देशों की संस्कृतियों का मिश्रण बोल सकते हैं। जैसे कि क्योंकि अगर हमारे देश की बात करें भारत में, तो भारत में विभिन्न जो विदेशी थे, विदेशी जो आक्रामक करता थे, ठीक है, वो भारत में समय समय पर आए, ठीक है। तो जैसे कि अगर बात करें तो मुगल, भारत में मुगलों का भी प्रवेश हुआ एक समय पर, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, ठीक है, वो अगर बात करें इत्यादि जो है विदेशी आक्रांता जो है समय समय पर भारत में आए, ठीक है। और भारत में उन्होंने अगर बात करें तो काफी समय तक इनमें से कुछ ने शासन करा। तो इनका ये जो आक्रामक करता थे जो भारत में समय समय पर आए हैं, इनकी संस्कृति का भी भारतीय संस्कृति, भोजन की संस्कृति पर प्रभाव पड़ा। इसलिए बोल सकते हैं कि भारतीय जो भोजन है वर्तमान में वो विभिन्न देशों की संस्कृतियों का क्या है, मिश्रण, मेल जोल है, ठीक है। यानी विभिन्न देशों की संस्कृतियों का प्रभाव भारतीय भोजन पर पड़ा है, भोजन की शैली पर पड़ा है। बात करें अगर हम इतिहास के पन्नों को लेकर देखें, इतिहास के पन्नों को पलटें, तो बात करें प्राचीन मानव की, ठीक है। तो जो प्राचीन मानव था उसका भोजन उस समय क्या हुआ करता था, तो जो प्राचीन मानव था, ठीक है, प्राचीन मानव की अगर बात करें तो प्राचीन मानव जो है उसमें हम बात करते हैं पाषाण काल की। किस काल की, पाषाण काल, ठीक है। तो पाषाण काल, प्राचीन मानव वो है जो जंगलों में रहता था, ठीक है। तो पाषाण काल की बात करें, ठीक है, पाषाण काल को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा और इतिहास में आप लोगों ने अच्छे से डिटेल में पढ़ा होगा, तो हमको और कहीं नहीं, हमको भोजन से संबंधित देखना है, ठीक है। तो पाषाण काल जो है स्टोन एज, स्टोन एज बोलते हैं पाषाण काल को, और पाषाण काल, स्टोन एज को हम 3 टाइप से डिवाइड करके पढ़ते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। तो पुरा पाषाण काल की बात करें तो पुरा पाषाण काल जो है पाषाण काल का वह भाग है जिसमें कि जो मनुष्य था, ठीक है, वो कैसा था, जो प्राचीन मानव था वो आखेटक प्रकृति का था, यानी शिकारी था। उसको जो जानवर मिल जाते थे, पक्षी मिल जाते थे, तो अपनी भूख को शांत करने के लिए वो उनका शिकार करता था, ठीक है। तो पुरा पाषाण काल क्या था, इसमें पत्थरों के उपकरणों का यूज करके मनुष्य जो है विभिन्न प्रकार के जानवरों का, पक्षी, पशु पक्षियों का शिकार किया करता था, यानी आखेटक था, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ वो क्या था, खाद्य संग्राहक था। थोड़ा बहुत जो भोजन था, ठीक है, जैसे कि कंदमूल पर अगर बात करें, पौधों की जड़ें, फल, ठीक है, मेवे इत्यादि को वो संग्रहित करके भी रख लेता था, ठीक है, भविष्य के लिए। तो पुरा पाषाण काल में मनुष्य क्या था, मनुष्य की प्रवृत्ति क्या थी, भोजन से संबंधित वो आखेटक था, ठीक है, और शिकारी था और खाद्य संग्राहक था, ठीक है। चलिए बात करें मध्य पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, इसको शिकारी लिख लो आप लोग, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में क्या था, वो शिकारी था और खाद्य संग्राहक था। मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में उसका रुझान जो है वो कृषि की ओर हुआ, ठीक है, उसने कृषि की ओर आकर्षित हुआ। लेकिन बोल सकते हैं मध्य पाषाण काल में मनुष्य कैसा था, उसकी प्रवृत्ति वो पशुपालक बन गया, यानी पशुओं को उसने पालना शुरू कर दिया, उसके द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था, कुत्ता था। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण की बात करें तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में वो कृषि की ओर आकर्षित हुआ। लेकिन अगर पूछा जाए नव पाषाण काल में मनुष्य कैसा था, तो नव पाषाण काल में मनुष्य कृषक था, वो कृषक में तब्दील हो गया, वो कृषि करना उसने सीख लिया था, ठीक है। तो वो किन फसलों का उत्पादन किया करता था, भोजन के रूप में किन फसलों को ग्रहण करता था, तो नव पाषाण काल में हमको चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, यूपी के कोल्डवा से मिले हैं, उत्तर प्रदेश के कोल्डवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। आपको याद रखना है, हमको मेनली भारत के संदर्भ में ही याद रखना है। वहीं यूपी के लहुरा देव से भी हमको चावल के साक्ष्य मिले हैं, चावल या धान के साक्ष्य मिले हैं, बोल सकते हैं। यानी कि नव पाषाण काल में मनुष्य धान से परिचित था, धान का भोजन के रूप में प्रयोग करता था। इसके अतिरिक्त नवपाषाण काल से जौ के साक्ष्य मिले हैं। जौ के साक्ष्य भारत में कहाँ से मिले हैं, जौ के साक्ष्य भारत में उत्तर प्रदेश के महागढ़ा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, महागढ़ा से मिले हैं। याद रखना, बलूचिस्तान वाला नहीं है, ये यूपी वाला महागढ़ा है, ठीक है। हम ओनली भारत के संदर्भ में देख रहे हैं। तो हमने क्या देखा, पुरापाषाण काल में मनुष्य शिकारी था, खाद्य संग्राहक था। मध्य पाषाण काल में वो पशुपालक बना और उसकी जो रुझान है वो कृषि की ओर अंतिम चरण में होने लगा। नवपाषाण काल में उसने कृषि करना सीख लिया था, वो कृषि करने लगा था।
ठीक है। उसके द्वारा अगर बात करें तो चावल, जौ, ठीक है, विभिन्न जो फसलें हैं उनका कृषि कार्य किया जाता था। ठीक है, यानी विभिन्न फसलों को वो खाता था। साथ ही अगर बात करें भारत में चावल के साक्ष्य, नवपाषाण कालीन चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यूपी के कोल्डवा से मिले हैं। ठीक है, वहीं यूपी के लहुरा देश से भी हमको चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, नवपाषाण कालीन। वहीं जौ के साक्ष्य हमको यूपी के महागढ़ा से प्राप्त हुए हैं, याद रखना। यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि वो जौ और चावल का उपभोग करता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त बात करें तो नवपाषाण कालीन एक स्थल है जो कि वर्तमान अगर बात करें तो हमारे भारत में नहीं है। कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है। कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है। नवपाषाण कालीन एक स्थल है। ठीक है, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में। ये है महागढ़ा, उत्तर प्रदेश में है। वहीं पे एक स्थल है जिसको बोलते हैं मेहरगढ़। क्या बोलते हैं? मेहरगढ़। ठीक है, ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है। कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है। तो याद रखना। ठीक है, मेहरगढ़, बलूचिस्तान, यहाँ से हमको कृषि कार्य के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बलूचिस्तान अगर बात करें, बलूचिस्तान में मेहरगढ़ से हमको, ठीक है, बात करें तो कहाँ? बलूचिस्तान मेहरगढ़ से हमको, ठीक है, पाषाण कालीन मानव के कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, वर्तमान ये भारत में नहीं है, ठीक, पाकिस्तान में। चलिए आगे चलते हैं। हमने क्या देख लिया? पाषाण काल देख लिया। पाषाण काल में मनुष्य जो है किन किन फसलों का उत्पादन करता था, उपभोग करता था। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं ताम्रपाषाण काल। बात करें ताम्रपाषाण काल की तो इस युग में मनुष्य पत्थर के साथ साथ तांबे का भी प्रयोग करना उसने सीख लिया था। ठीक है, अब बात करें ताम्रपाषाण काल में मनुष्य जो है वो किन किन खाद्यान्न से परिचित था, भोजन के रूप में किसका प्रयोग करता था? तो जब ताम्रपाषाण काल आया तो मनुष्य गेहूं और धान के अतिरिक्त दलहन, ठीक है, दलहन का भी उत्पादन करने लगा, दालों का भी उत्पादन करने लगा। ठीक है, दालों को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करता था जब उत्पादन करता था। साथ ही कुछ पशु जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, सुअर और ऊंट, ठीक है, इनके पालन के भी साक्ष्य हमको ताम्रपाषाण काल से प्राप्त होते हैं। यानी कि जब वो इनको पालता था तो इन पशुओं का, ठीक है, उपयोग भी करता था, इनको भोजन के रूप में भी ग्रहण करता था। तो ये हमने पढ़ लिया ताम्रपाषाण काल में मनुष्य की प्रवृत्ति क्या थी, भोजन से संबंधित। ठीक है, भोजन का इतिहास। उसके बाद हमने देख लिया पाषाण कालीन। ठीक है, जो मनुष्य था वो भोजन के रूप में किन किन वस्तुओं का सेवन करता था। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, किस ओर आते हैं? पाषाण काल देख लिया, ताम्रपाषाण काल देख लिया, और इसके बाद हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, हमको विभिन्न स्थल है जहां से हमको अन्नागार प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? अन्नागार प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो से हमको बड़े बड़े अन्नागार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त हमको कुछ बात करें तो पशु जो, ठीक है, पशुओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है कि मनुष्य जो है विभिन्न पशुओं का, ठीक है, अगर बात करें पशुपालक भी था, विभिन्न पशुओं को पालता था। साथ ही भोजन के रूप में भी, ठीक है, वो मांसाहार के लिए पशुओं का प्रयोग करता था। मांसाहार के रूप में विभिन्न पशुओं का क्या करता था? उपभोग करता था। तो आइए हम इनको एक एक करके देख लेते हैं कि वो आखिर उसकी प्रवृत्ति क्या थी। अब अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, तो हमने पाषाण काल देख लिया, ताम्रपाषाण काल देख लिया। अब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, बात करें कुछ 2-3 महत्वपूर्ण स्थल हैं जैसे कि हड़प्पा। तो हड़प्पा से हमें अन्नागार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्या प्राप्त हुए हैं? अन्नागार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वहीं मोहनजोदड़ो से भी हमको विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं, जो ये बताते हैं कि उस समय मनुष्य जो था वो क्या था? कृषक था। काफी मात्रा में अनाज का उत्पादन होता था जिनको रखने के लिए वो अन्नागार का प्रयोग करता था। ठीक है, तो हमको पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो मानव था, ठीक है, उसको कृषि कार्य करना आता था, उसे कृषि कार्य की जानकारी थी। हड़प्पा के अंतर्गत अगर बात करें, हड़प्पा एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो हड़प्पा स्थल से हमको अन्नागार प्राप्त हुआ है। साथ ही अनाज कूटने के चबूतरे मिले हैं। ठीक है, ये चबूतरे जो है वृत्ताकार है। कैसे है? वृत्ताकार है, और 18 चबूतरे प्राप्त हुए हैं अनाज कूटने के। साथ ही हमको गेहूं, जौ और भूसा, भूसे के जो तिनके हैं, इनके कुछ जले हुए अवशेष मिले हैं। ठीक है, जो ये दर्शाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो मनुष्य था उसे गेहूं, जौ इत्यादि के बारे में जानकारी थी। उस समय अनाज का उत्पादन काफी अधिक मात्रा में होता था और उनको रखने के लिए मनुष्य अन्नागारों का प्रयोग करता था। वही अनाज कूटने के लिए कुछ चबूतरे हुआ करते थे जिनको वो कूट कर उनसे से अन्न प्राप्त किया करता था, जैसे कि, ठीक है, जौ वगैरह, गेहूं वगैरह को कूटता था और उसके बाद उससे अनाज प्राप्त करता था। ठीक है, भूसे के साक्ष्य मिले हैं। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का एक अन्य स्थल है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से भी हमको विशाल अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है जो दर्शाता है कि इस समय, ठीक है,
जो कृषक जो थे, अगर बात करें तो कृषि कार्य की जो व्यक्ति थे सिंधु घाटी सभ्यता के, उनको जानकारी हुआ करती थी। साथ ही लोथल, लोथल हमारे भारत में है। कहाँ पर है लोथल? हमारे भारत के गुजरात में है। ठीक है, ये जो है हड़प्पा मोहनजोदड़ो वर्तमान भारत में सम्मिलित नहीं है ये स्थल। ठीक है, वही लोथल हमारे भारत के गुजरात में स्थल है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता का, तो यहाँ से धान के अवशेष मिले हैं। साथ ही अनाज पीसने की चक्की भी यहाँ से प्राप्त हुई है, जो दर्शाती है कि इस समय के जो मानव थे उनको कृषि संबंधित कार्यों की जानकारी हुआ करती थी। चलिए बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल क्या हुआ करती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख जो फसल थी वो क्या थी? गेहूं और जौ थी। क्या थी? गेहूं और जौ, क्योंकि गेहूं और जौ के अवशेष भी सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है उनसे प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं, जौ थी। इसके अतिरिक्त इस जो काल था, उस काल के जो व्यक्ति थे उनको कपास की भी जानकारी थी। किसकी जानकारी थी? कपास की भी जानकारी थी। ठीक है, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, कि कपास को किस नाम से जानते थे? जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल क्या थी? गेहूं और जौ हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त उस समय जो व्यक्ति मानव थे वो बाजरा, तिल, सरसों, कपास, तरबूज और मटर की भी खेती किया करते थे। इनसे भी परिचित थे। ठीक है, तो इस समय की जो फसलें थी, गेहूं जो प्रमुख फसल थी, इसके अतिरिक्त बाजरा, सरसों, कपास, ठीक है, अगर बात करें तरबूज, मटर, तिल इत्यादि की भी कृषकों को जानकारी हुआ करती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, याद रखिएगा। वही वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता ही, वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में जो मनुष्य था वो पशुपालक था। साथ ही थोड़ा बहुत जो था वो अर्ध कृषक था। कैसा था? अर्ध कृषक बोल सकते हैं। कृषि कार्य किया करता था लेकिन इतना नहीं करता था। ठीक है, तो ऋग्वैदिक कालीन जो मानव था उसे हम पशुपालक और अर्ध कृषक की संज्ञा देते हैं। किसकी संज्ञा देते हैं? अर्ध कृषक की संज्ञा दे सकते हैं। थोड़ा बहुत कृषि कार्य भी करता था। लेकिन जब बात करें उत्तर वैदिक काल की, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, मनुष्य जो था वो कृषक बन गया। क्या बन गया? वो कृषि कार्य में ही संलग्न हो गया। ठीक है, बात करें इस समय क्या हुआ, क्योंकि कृषि कार्य में जब पशुओं की आवश्यकता हुई तो वो जो मांसाहार के लिए जिन पशुओं का प्रयोग करता था वो बहुत महंगे होने लगे। ठीक है, तो इस समय बोल सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में मनुष्य जो था वो शाकाहारी भी था, मांसाहारी भी था। ठीक है, ज्यादातर क्या हुआ करते थे? मांसाहार पर डिपेंड होते थे। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो उत्तर वैदिक काल में मनुष्य की प्रवृत्ति जो थी वो कैसी हो गई? ज्यादातर शाकाहार की ओर। ठीक है, शाकाहार हो गई। ठीक है, बोल सकते हैं, क्योंकि पशु जो थे वो उस समय महंगे होने लगे थे, तो अपने भूख को शांत करने के लिए वो शाकाहार पर डिपेंड होने लगा, क्योंकि कृषि कार्य में भी, ठीक है, पशुओं का प्रयोग होने लगा। इस कारण पशुओं की डिमांड बढ़ गई और भूख, अब अपने जो भूख शांत करने के लिए जिन पशुओं का प्रयोग करता था वो मार्केट में महंगे मिलने लगे। तो जो उसने क्या करा? उसने कृषि जो खाद्यान्न थे उनका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। तो याद रखना, उत्तर वैदिक कालीन मानव जो था वो अधिकांशतः शाकाहार की ओर उसकी रुझान बढ़ा। ठीक है, कृषि के लिए वो धान, बात करें गेहूं, ठीक है, जौ, उड़द, मूंग, मसूर, गेहूं इत्यादि फसलों का उत्पादन करता था। यानी इस समय मनुष्य इन पर फसलों से परिचित था, खाद्यान्नों से परिचित था और उनका भोजन के रूप में प्रयोग किया करता था। अब होता यूं है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आई हमारी, सबसे पहले क्या था? पाषाण काल। पाषाण काल को हमने 3 भागों में डिवाइड करा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। उसके बाद हमने देखा ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल के बाद देखा सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद देखा हमने वैदिक सभ्यता। अब देखो, वैदिक सभ्यता के बाद स्टार्टिंग किसकी होती है? 6वीं शताब्दी से पूर्व। ठीक है, यानी कि बौद्ध जैन धर्म आए होंगे, महाजनपद आई होंगी। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि जब बौद्ध और जैन धर्म, ठीक है, इनका जब प्रवेश हुआ तो उस समय क्या था कि बहुत जो कर्मकांड था वो काफी बढ़ चुका था, पशुओं की बलि दी जाती थी। ठीक है, कृषि कार्य में भी अब क्या हुआ? पशुओं का मांग बढ़ गई थी और एक और जो है वो क्या? पशुओं की बलि दी जाती थी। तो उसके बाद क्या हुआ? विभिन्न प्रकार के धर्म उभरे। ठीक है, उनके विरोध में, बौद्ध जैन धर्म आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़े होंगे। अब इनमें क्या हुआ? इन्होंने शाकाहार की ओर, ठीक है, शाकाहार जो है उसको अपना सपोर्ट दिया। जो बौद्ध और जैन धर्म आए इन्होंने शाकाहार को अपना सपोर्ट दिया और मांसाहार को त्यागने को लोगों को, ठीक है, प्रेरित किया। तो याद रखना है कि जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म का जो टाइम पीरियड था उस समय मनुष्य जो था उसकी प्रवृत्ति मेनली क्या थी? वो शाकाहार की ओर प्रेरित हुआ। उसके बाद अगर बात करें तो भारत में समय समय पर विभिन्न विदेशी आक्रामक करता है, जैसे कि मुगल, ठीक है, अंग्रेज, बात करें पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, ठीक है, स्पेनिश इत्यादि आए तो उनकी संस्कृति का भी भारतीय भोजन पर, ठीक है, प्रभाव पड़ा, उस पर हस्तक्षेप हुआ। जिससे कि भारत की अगर हम बात करें भोजन की, आज की संस्कृति जो है उसे हम
हम मिश्रित संस्कृति के नाम से जानते हैं, यानी कि सभी देशों की जो संस्कृति है भोजन की, उसका मिला जुला स्वरूप हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने बात करी सबसे पहले पाषाण काल की। किसकी बात करी, पाषाण कालीन। ठीक है, भोजन की प्रकृति क्या थी मनुष्य की। उसके बाद हमने देख लिया पाषाण काल के बाद नव पाषाण कालीन मनुष्य की प्रवृत्ति क्या हुई भोजन के संदर्भ में। नव पाषाण कालीन मनुष्य कैसा था, ठीक है, किस प्रकार का भोजन लेता था। उसके बाद हमने देख लिया सिंधु घाटी सभ्यता। क्या देखी, सिंधु सभ्यता देख ली। सिंधु सभ्यता के बाद हमने क्या देख लिया, वैदिक सभ्यता देख ली। क्या देख ली, वैदिक सभ्यता में मनुष्य की जो भोजन की प्रवृत्ति थी वो क्या थी, मनुष्य किन फसलों का उत्पादन किया करता था, शाकाहार था कि मांसाहार था। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा, ठीक है, जैन बौद्ध, ठीक है, जैन और बौद्ध, जो बुद्ध बौद्ध था, ठीक है, जैन और बुद्ध धर्म थे। कौन से, जैन और जो बुद्ध धर्म थे, तो उनका काल देख लेते हैं। तो उनके समय शाकाहार की ओर, ठीक है, मनुष्य जो थे शाकाहार की ओर, ठीक है, प्रेरित हुए, शाकाहार को अपनाया इन लोगों ने। उसके बाद क्या हुआ, मुगलों का प्रवेश हुआ। किसका प्रवेश हुआ, मुगलों का प्रवेश हुआ। भारत में मुगलों का प्रवेश हुआ। बात करें पुर्तगालियों का प्रवेश हुआ। किसका प्रवेश हुआ, पुर्तगालियों का प्रवेश हुआ। ठीक है, ब्रिटिशों का प्रवेश हुआ, अंग्रेजों का प्रवेश हुआ, ठीक है, डच प्रवेश हुआ, डच का प्रवेश हुआ, फ्रांसीसियों का प्रवेश हुआ। तो जो विदेशी आक्रामककर्ता भारत में जब आए तो वो अपनी संस्कृति, भोजन की संस्कृति को भी लेके आए, और इसका प्रभाव हमारे भारत की भोजन की संस्कृति पर, उसकी शैली पर देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, क्या सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा कि, तो हमने क्या देखा कि ये जो विभिन्न जो समय समय पर क्या क्या चेंजेस हुए भोजन संबंधी, ठीक है, हमारी जो आदतों में। इसके साथ बात करें तो विभिन्न जो देश थे वो हमारे देश में आए, उन्होंने आक्रमण किए, ठीक है, आक्रमण के उद्देश्य से आए थे, लूटने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन साथ साथ वो भारत को कुछ दे के भी चले गए। जैसे कि अगर बात करें कॉफी, तो कॉफी जो है वो किसकी देन है, अरब जो हमारे, ठीक है, अरब के लोग जो हमारे देश में आए तो उन्होंने भारत को कॉफी से परिचित कराया। जो आज हम कॉफी पीते हैं, कॉफी, ठीक है, कॉफी का मग, कॉफी के मग जो है उसके हर कोई दीवाने रहते हैं। तो कॉफी जो है, कॉफी को से भारत को परिचय किसने कराया, अरबों ने कराया, अरब की देन है कॉफी। वही बात करें बिरयानी, तो बिरयानी के रूप में हम मुगलों को मानते हैं कि मुगलों की देन क्या है, बिरयानी है, लेकिन ये गलत है। अगर बात करें बिरयानी, तो बिरयानी को कौन लेके आए थे, फारसी लेके आए थे। बिरयानी को कौन लेके आए थे, फारसी लेके आए थे। ठीक है, बाद में क्या हुआ, इस बिरयानी को जो फारसियों की देन थी उसे मुगलों ने अपना पसंदीदा व्यंजन बना दिया था, ठीक है, भारत में। ठीक है, तो जो बिरयानी थी वो किसकी देन थी, फारसियों की देन थी। फारसी अपने साथ बिरयानी की कला लेके आए थे। बाद में क्या हुआ कि मुगलियाई व्यंजनों का, ठीक है, जो मुगलों के जो व्यंजन थे उसका एक अभिन्न अंग बिरयानी को माना जाने लगा। ठीक है, तो याद रखना, बिरयानी मुगलों की देन नहीं है, बिरयानी फारसी की देन है। ठीक है, फारसी जो लोग थे उनकी देन है। इसके बाद अगर बात करें तो मुगल भी आए हमारे भारत में समय समय पर। ठीक है, तो मुगलों की देन जो विभिन्न प्रकार की जो ड्राई फ्रूट्स है जिनका हम यूज करते हैं वो मुगलों की देन हुआ करते थे। ठीक है, वही टमाटर मिर्च आलू जिसके बिना कोई भी सब्जी अधूरी है। ठीक है, तो टमाटर मिर्च आलू जो थे वो हमारे भारत में पहले नहीं थे, वो किसकी देन थे, पुर्तगालियों की देन थे। ठीक है, पुर्तगालियों की देन हुए। ठीक है, बात करें परिष्कृत चीनी, तो देखो जब तक पुर्तगाली नहीं आए थे ना, तो हम परिष्कृत जो चीनी थी उससे हम परिचित ना थे। ठीक है, हम मिठास के लिए किसका यूज करते थे, या तो शहद का यूज करते थे। किसका यूज करते थे, मिठास के लिए हम लोग शहद का यूज करते थे। ठीक है, शहद का यूज करते थे और फलों का यूज करते थे। ठीक है, लेकिन परिष्कृत चीनी से हम लोग परिचित नहीं थे। तो परिष्कृत चीनी जो है उनका श्रेय किसको जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। पुर्तगालियों के बाद हम परिष्कृत चीनी से परिचित हुए। वही जो तंदूरी शैली जो है, भोजन पकाने की तंदूरी शैली है, ठीक है, वो किसकी देन है, जो अफगान थे, अफगानिस्तान से आए थे, इनकी देन क्या है, तंदूरी शैली भोजन बनाने की। जो तंदूर हुआ करते थे वो किसकी देन थे, अफगानों की देन थे। तो अगर ये लोग ना आते ना तो भारत जो है विभिन्न, ठीक है, अगर बात करें खाद्यान्नों किससे, और खाद्यान्नों की जो शैलियां थी उनसे परिचित ही नहीं होता। तो देखो कुछ अच्छा प्रभाव भी पड़ा, कुछ बेकार प्रभाव भी पड़ा, क्योंकि भारत का क्या हुआ, अधिकांश धन था, संपत्ति थी, उसको ये विदेशी आक्रामक करता थे जो अपने अपने देशों में लूट कर ले गए। ठीक है, बात करें जो पुर्तगाली थे, वास्को डी गामा, ठीक है, भारत आए थे, इन्होंने भारत से मसाले, ठीक है, मसाले वगैरह और अन्य खाद्यान्न जो थे उनको ले गए थे अपने देश, और उन्होंने 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था। ठीक है, इनको देखकर अन्य जो थे, ठीक है, जो बात करें पुर्तगाली, अन्य विदेशी थे वो भी आकर्षित हुए कि चलो भारत चलते हैं, भारत को लूट लाट के ले आते हैं, भारत से सब कुछ, ठीक है, और प्रॉफिट कमाते हैं। तो समय समय पर विभिन्न विदेशी जो थे आक्रामककर्ता हमारे देश में आए और उन्होंने
अपने जो भोजन की शैलियाँ थी, ठीक है, उससे भारत को परिचित कराया। और इस कारण आज जो भारत है उसमें विभिन्न देशों की जो भोजन की शैलियाँ हैं उसका मिला-जुला स्वरूप वो भारत में देखने को मिलता है। भारत ने सबको अपना लिया, ठीक है, सबको अपना लिया। बात करें हमारे भारत के, ठीक है, हमारे भारत के जो विभिन्न प्रदेश हैं, विभिन्न हिस्से हैं, उनमें भोजन का किन-किन कैसा स्वरूप हमको देखने को मिलता है, ठीक है, भोजन का। जैसे कि बात करें कि ढाबा शैली, तो ढाबा शैली जो है उसका स्वरूप हमको कहाँ देखने को मिलता है, पंजाब साइड में। तो ढाबा शैली का प्रचलन कहाँ है, पंजाब साइड में देखने को मिलता है। इसी तरह अगर बात करें दम शैली, तो दम शैली जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, जो अवधि व्यंजन होते हैं ना, अवधि व्यंजन, अवध, ठीक है, अवध सुना होगा, तो अवधि व्यंजनों के लिए कौन सी शैली प्रसिद्ध है, दम शैली प्रसिद्ध है। इसमें क्या करते हैं हम, सील टाइट, ठीक है, सील टाइट हांडी में क्या करते हैं हम अपने पकवानों को पकाते हैं धीमी आंच पर। तो दम शैली जो है वो कहाँ प्रचलित है, आपको देखने को मिलता है अवध क्षेत्र में देखने को मिलती है। वहीं ढाबा शैली आपको कहाँ देखने को मिलती है, पंजाब क्षेत्र में मिलती है। पंजाब क्षेत्र के कुछ भोजन क्या है, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, ठीक है। अब अगर बात करें मक्के की रोटी, सरसों का साग, ठीक है, माँ की दाल, ठीक है, रोगन जोश इत्यादि क्या है, हमको पंजाबी व्यंजन दिखाई देते हैं, ठीक है। वहीं अवधी व्यंजन की बात करें तो अवधी व्यंजन की दम शैली काफी प्रचलित है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें, ठीक है, तो कश्मीरी व्यंजन की बात करें तो कश्मीरी जो व्यंजन है ना, कश्मीरी व्यंजन में किसका यूज होता है, मटन वगैरह जो है, ठीक है, नॉन वेज का ज्यादा प्रयोग कश्मीरी व्यंजनों में होता है, ठीक है। बात करें उत्तर भारत की, ठीक है, तो जो उत्तर भारत है हमारा, ठीक है, नॉर्थ इंडिया है, क्या है, उत्तर भारत, ठीक है। तो उत्तर भारत के जो भोजन है उसकी क्या विशेषता है, पूछा जा सकता है। तो उत्तर भारत जो है, ठीक है, वहां पर हमको मुगलाई यानी मुगलों के व्यंजन देखने को मिलते हैं। कैसे व्यंजन देखने को मिलते हैं, मुगलाई व्यंजन देखने को मिलते हैं, मुगलाई व्यंजन में देखने को मिलते हैं। जो अवध क्षेत्र है, ठीक है, अवध क्षेत्र में कैसे व्यंजन, अगर हम बात करें अवध क्षेत्र में हमको व्यंजनों की कौन सी शैली देखने को मिलती है, दम शैली देखने को मिलती है, ठीक है। खाना पकाने की कौन सी शैली देखने को मिलती है, दम शैली देखने को मिलती है, ठीक है। वहीं पंजाब क्षेत्र में आप चला जाइए, पंजाब क्षेत्र में आपको कैसी शैली देखने को मिलती है, ढाबा शैली देखने को मिलती है। कैसी शैली देखने को मिलती है, ढाबा शैली देखने को मिलती है। तो ये आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। हमने क्या देख लिया कि भोजन का इतिहास, ठीक है। हालांकि ये जो विभिन्न प्रकार के भोजन है, भोजन की शैलियाँ, ये हमारा सेकंड टॉपिक है तो उसमें हम देखेंगे, लेकिन फिर भी मैंने 2-3 आपको बता दिया। तो आज हमने क्या देखा, भोजन, ठीक है, भोजन का इतिहास। और कल हमारा जो वीडियो आएगा, ठीक है, यूनिट 1 का पहला ही टॉपिक है, वो हम कल कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे भोजन को संरक्षण करने के, ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो विधियां हैं किस तरीके से कर सकते हैं, उसका इतिहास क्या है, यानी कि प्राचीन समय से हम भोजन को, ठीक है, अपने आगे समय के लिए किस तरीके से संरक्षित करके रखते थे, ठीक है। तो हम कल पढ़ेंगे इसके आगे का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो तो लाइक कर देना, और अगर पढ़ना हो रेगुलर तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आपका अगर बात करें तो एक एक करके मैं सारे टॉपिक जो है आपको कंप्लीट करा दूंगी। आपको अगर नोट्स बनाना हो तो आप नोट्स भी बना सकते हैं।